channel Madhav Microbiology. Myself Ashita Gehlwat. So once again I'm back with my new video. So as I posted my earlier videos, you have seen about the sterilization. So today I'm going to share one of its method, that is physical sterilization. जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको आने वाले अपनी वीडियोस में फिजिकल स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल बताऊंगी, तो आज मैं बताने वाली हूँ फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। तो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो ये वो स्टेरिलाइजेशन का तरीका है जिसमें हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू करते हैं फिजिकली। लाइक हमने किसी चीज़ को, जैसे मैंने बताया था कि हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन होता है, आपका साउंड वेव स्टेरिलाइजेशन होता है, इरेडिएशन होते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस या मेथड्स को हम परफॉर्म करते हैं फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में। सबसे पहले आता है हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? जाहिर सी बात है, हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, we can understand by its name itself that a sterilization process which is performed in the presence or in the heat। मतलब ये है कि हमने किसी भी चीज को, हमने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी वेजिटेटिव पोर को, बैक्टीरिया को उसकी कॉलोनी से आइसोलेट किया है, उसको स्टेरिलाइज किया है, उसको हमने हटाया है थ्रू दी हीट। हीट के थ्रू हमने उसको हटाया है, जो उसके हम उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूट है, सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसको हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया है। सपोज ये हमने एक ले लिया, ये कॉलोनी बनी हुई है एंड इस कॉलोनी में आपके पोर्स हैं, वेजिटेटिव पोर्स आप कह सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी बैक्टीरिया है। तो हमने इसके जो ग्रोथ है ना, इसको डिस्ट्रक्ट किया है, इसको हमने यहाँ निकाल दिया, आइसोलेट मतलब अलग कर दिया। आइसोलेट का मतलब होता है कि आपने नंबर ऑफ पीपल, आपने वहां से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वहां से आपने जो हेल्दी वन है या अनहेल्दी है उसको वहां से हटा दिया, सो यू कैन आइसोलेट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट स्टैंड्स फॉर लाइक दैट। अब जब हीट स्टेरिलाइजेशन की अगर मैं एक बेसिक आपको बताती हूँ डेफिनेशन, तो वो ये होगी कि इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, एज वेल एज इसमें हम बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें और भी मेथड्स आते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे, इट इज द एलिमिनेशन, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल और वेजिटेटिव पोर, where we destruct the constituents। इसका मतलब होता है जहां पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को एलिमिनेट किया, मतलब डिस्ट्रक्ट किया, तोड़ा, वहां से हटाया उसे। तो ये वो हो गया। अब इसके आते हैं दो सब टाइप्स, दैट इज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, दूसरा आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या अंतर है? तो इसके नेम से भी हम समझ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है साइंस की कि इनके नाम में ही बहुत सी चीजें आ जाती हैं। वो आपको एक क्लू भी दे जाता है, अगर आपको कोई चीज नहीं भी मालूम है तो आपको क्लू मिल जाता है उसके कुछ नेम से ही। चलिए, वो तो एक तरीके का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब आते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये मेथड हम करते हैं थोड़े से मॉइस्ट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं हम एक स्टीम के साथ करते हैं। और ये मेथड होता है एक इक्विपमेंट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं एक लैब में मशीन होती है जिसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव पे 121 डिग्री टू 134 डिग्री सेल्सियस पे इसका यूज होता है, और उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है, इट इज अबाउट 15 पास्कल, उसका प्रेशर होता है। तो इसमें हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। ये बेस्ट मेथड है, मॉइस्ट हीट इज द बेस्ट मेथड। ये एक अच्छा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। बेस्ट मेथड। सेकेंडली ये होता है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में और उसका जो ड्यूरेशन रहता है 121 डिग्री सेल्सियस टू 134 डिग्री सेल्सियस एंड अंडर द प्रेशर ऑफ
15 पास्कल, ये इसका प्रेशर होता है। तो इससे क्या होता है कि जब स्टीम आती है तो उससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उससे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उससे वो किल हो जाते हैं और वो इसी ऑटोक्लेव के थ्रू हो जाता है। जिससे ये फायदा रहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन होता है वो इस स्टीम वाले या आप कह सकते हैं मॉइस्ट हीट के स्टेरिलाइजेशन की प्रेशर की वजह से उसके जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रक्ट होता है। अगर सपोज कीजिए प्रोटीन इस तरीके का था तो वो यूं होने लगता है, इट्स लाइक दिस, you just get in the irregular form and then it's got destruct। इस तरीके से प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है। तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो लो होना शुरू हो जाती है। फिर आता है ड्राई हीट। ड्राई हीट से भी आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जब हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी मेथड जिसको हम इसलिए ड्राई हीट के तौर पे यूज कर रहे हैं कि जिस भी सरफेस पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें उसे अप्लाई करना है वो मॉइस्चर को लेके सेंसिटिव है, इसलिए हमें ड्राई हीट का इस्तेमाल करना है। दैट एवरी मेथड हैज इट्स ओन स्पेसिफिसिटी टू परफॉर्म ऑन द प्लेस वेयर इट इज नीड टू बी। सिमिलर टू दैट ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, यहाँ पे हमें ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगाना जहाँ पे हम मॉइस्ट नहीं यूज कर सकते, ड्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही होता है कि इससे ये रहता है कि जिस भी सरफेस पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं वहां पर हमें डिस्ट्रक्शन करना है किसका, या डिनेचुरेशन किसका करना है, प्रोटीन का। तो वो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करने के लिए हमें अच्छे प्रेशर की जरूरत होगी, एक अच्छे अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी। तो उसको करने के लिए यहाँ पे जो प्रोटीन का लाइसिस होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, और जब ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तो अल्टीमेटली जो माइक्रोबियल सेल है उस प्लेस पे वो खत्म हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। उसके बाद में जो वो हो सकता है कि वो जल जाए क्योंकि ड्राई हीट है तो उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। साथ ही साथ में जो ड्राई हीट के स्टेरिलाइजेशन होती है इसके अंदर इंसेटर्स आते हैं, एयर फ्लेमिंग टेक्निक्स आती हैं और इसमें अवन्स भी आते हैं। हॉट एयर अवन आपने देखा होगा जिसको पहले से ही प्री हीट करना होता है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ओवन, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ ओवन। सो वो होता है। तो सबसे पहली चीज है, ये भी एक अच्छा मेथड है, अप्लाइड ऑन सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स वेयर ड्राई हीट नीडेड। ठीक है। दूसरी चीज, need to distract or protein lysis। इस यहाँ पे हॉट एयर ओवन, बर्निंग फ्लेम, हॉट एयर ओवन फ्लेम एंड इंसर्टर्स की जरूरत होती है। बाकी मैं आपको मॉइस्ट हीट का भी आपको मैंने शेयर किया है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, एंड मैंने आपको हॉट एयर का भी स्क्रीन पे दिखाया है, वो आप देखते चलिए। अब इसके बाद में आता है आपका फिल्टरेशन। सो फिल्टरेशन भी एक बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी कि हम पानी उबाल के पीते थे। जब आरओ का टाइम नहीं था, जब आरओ इतना हर कोई नहीं लेता था, तो रेगुलर हर घर में यही होता था कि पानी को बॉईल करके उसको सेव करके यूज करना, जिससे जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो कुछ भी है उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस भी है तो वो उससे किल हो जाए। तो वो एक बहुत पुराना मेथड है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एज वेल एज टुडे ऑल्सो, अगर कोई आरओ नहीं है तो सिमिलर टू दैट फिल्टरेशन इज कम ओवर हियर। फिल्टरेशन में क्या होता है, एज आई सेड कि नेम में ही काम है। तो फिल्टरेशन में क्या होता है, फिल्टरेशन के भी 3 प्रोसेस होती है अंदर। पहले सीविंग हो जाएगी, छन जाएगा, एड्सॉर्प्शन होगा, थोड़ा सा सोक करेगा, एंड फिर उसके बाद में हमें फाइनल मिलेगा। जब हम बात कर रहे हैं सीविंग की, एड्सॉर्प्शन की एंड ट्रैपिंग की, तो सबसे पहली बात फिल्टरेशन क्यों होगा। फिल्टरेशन इसलिए होगा कि जिस भी तरीके का उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है, तो उससे सीविंग फिल्टरेशन करने से लिक्विड पास हो सकता है, बट कोई भी लार्ज चीज पास नहीं हो सकती, कोई भी इम्प्योरिटी पास नहीं हो सकती। तो उसके निकलने से एक वहां पे सीविंग वाला टेक्निक आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
फिर आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज उससे पास आउट नहीं हो सकती वो ऊपर रह जाएगी और जो उसका लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा। फिर आएगा आपका ट्रैपिंग। जब सब नीचे चला जाएगा, लिक्विड भी पास हो जाएगा, तो जो आपका सीव के साथ में जो फिल्टरेट होगा वो ही सब ट्रैप, वहीं पर सब ट्रैप हो गया क्या, आपकी इम्प्योरिटीज। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दी मैंने। इसके बाद में आता है आपका लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या कौन सी छलनी, कौन सी फिल्टरेशन आती है यहाँ पे। तो फिल्टर होती है वो प्रोटीन मेम्ब्रेनस, दैट इज अ मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पे जो यूज होता है फिल्टर वो होता है मेम्ब्रेनस फिल्टर, जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत ही मिनट वाले पोर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पोर्स हैं, जस्ट सो मिनट टू सी दैट, बहुत छोटे छोटे मिनट्स पोर्स होते हैं जिससे वो पास आउट होता है एंड वो इसी पर्पज से आती है। अब इसके बाद आता है इररेडिएशन। इररेडिएशन में भी दो टेक्निक्स आती हैं, दैट इज रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इररेडिएशन का मतलब यही होता है कि आपने उसको एक्सपोज किया है अल्ट्रावायोलेट रेस के अंदर, ताकि जितने भी उसके अंदर ग्रोथ है पोर्स की, बैक्टीरियाज की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या कुछ भी, वो उसकी रेडिएशन के एक्सपोजर में आके वहां पे किल हो जाए, उसकी ग्रोथ वहीं पे बंद हो जाए। इररेडिएशन का काम वो होता है। और हम जब इस बार बात कर रहे हैं नॉन आयोनाइजिंग की या आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, तो उसका अपना एक अलग काम है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। तो जब हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करते हैं, तो जब यूवी रेज एक्सपोज होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, तो वहां पे पिरामिडिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम जानते हैं पिरामिडिन क्यों बनता है, पिरामिडिन का फॉर्मेशन होता है, जो पिरामिडिन का फॉर्मेशन होता है, जो डाइमर है आपका डीएनए स्ट्रैंड का, वो डाइमर है डीएनए का, साथ ही साथ में उसकी वजह से रेप्लिकेटिव एरर्स आते हैं। इवेंचुअली रेप्लिकेटिव एरर्स जब आते हैं तो माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि ये रेप्लिकेटिव एरर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हमने टेक्निक देखी थी रेप्लिका प्लेटिंग की, उससे मैं सिमिलर नहीं कहूंगी। सपोज मैंने किसी चीज को यहाँ बनाया, सपोज मैंने कोई ओरिजिनल चीज को बनाया, उसी को किसी ने कॉपी करके बना दिया, सो दैट कॉल्ड द रेप्लिकेशन। जैसे हम अपने इसमें प्रोसेस में कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। रेप्लिकेशन का मतलब साइंटिफिक नेम में होता है कॉपी। कॉपी जो हम जनरल लाइफ में कहते हैं उसने मेरी कॉपी कर ली है वो, तो इन अ साइंटिफिक टर्म इट्स कॉल्ड टू बी द रेप्लिकेशन। सिमिलर टू हियर, यहाँ पे रेप्लिकेशन एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो यूवी रेडिएशंस में जब वो एक्सपोज होता है तो उसमें जो आपके क्या कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से ही पिरामिडिन बनता है और पिरामिडिन बनता है आपके डीएनए डाइमर में। डीएनए डाइमर में जब आएगा उसकी वजह से, ये यूवी रेडिएशन में जाने की वजह से उसमें जो है रेप्लिकेशन एरर आएगा, और जब रेप्लिकेशन एरर आएगा तो उसकी वजह से माइक्रोब्स जो है खत्म हो जाएंगे। ये चीज होती है। अब आता है आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस में जब कोई भी रेडिएशंस में वो एक्सपोज कर रहा है, चाहे वो गामा रेज हो या आपका एक्सरे हो, गामा रेज हो, एक्सरे हो, कोई भी रेडिएशन हो, कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, उसमें जाने के बाद में जो ऑक्सीजन होता है स्पीशीज का, सच जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ, या फिर आपका सुपर ऑक्साइड आयन हुआ, या कोई, ये सारे के सारे फॉर्म होंगे ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि एक सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। और जब सेलुलर कंपोनेंट्स में जाके ये सारे काम करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस जब ये चीज हमारी टेम्परेचर में जब कांटेक्ट करेगी तो उसके वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में जितनी भी उनको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं वो किल हो जाएंगे, तो माइक्रोब भी किल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ये एक्सरेज गामा है, ये सारे के सारे जो उसके ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड आयन्स हैं, ये सारे के सारे फॉर्म होंगे और अपने उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को कर देंगे ऑक्सीडाइज। और जब वो सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे? खत्म। बस ये काम होता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। अब उसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि साउंड वेव वाइब्रेशन क्या होता है। तो जो साउंड वेव वाइब्रेशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। साउंड वेव वाइब्रेशंस,
ये सारे क्वेश्चंस या हम कह सकते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। ये टॉपिक्स जब मैं याद करती थी या समझती थी तो मुझे बहुत आसानी हो जाती थी। तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ है तो उसको शेयर करो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पूरे अच्छी तरीके से समझो और समझाओ भी। तो आ जाती हूँ वापस से आपके साउंड वेव वाइब्रेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सोनिक साउंड वेव होती हैं, सोनिक साउंड वेव। सोनिक साउंड वेव्स की वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टेबलाइज कैसे किया जाता है वो आप देखिए। सोनिक साउंड वेव क्या करता है, वो एक रेंज है कि वो 20 to 40 किलो हर्ट्ज के बीच में उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी रहेगी, और इस फ्रिक्वेंसी को हमने किसी भी फ्लूइड के ऊपर अप्लाई कर दिया जो स्टेरलाइज है। हमने जब उसके ऊपर अप्लाई किया तो उससे क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ना, जो वो प्रोड्यूस्ड कर रहा है किसी भी कंप्रेसिव में, किसी भी ऑल्टरेशन में, उसकी वजह से जो भी टेंसिल फोर्सेस यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, टेंसिल फोर्सेस, जब ये टेंसिल फोर्सेस यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं तो उसकी वजह से, इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी कैविटीज हैं सॉल्यूशंस की, उस पर उसका असर पड़ रहा है। कैविटी क्या है, सडनली कोलैप्स हो रही है, और जब वो सडनली कोलैप्स हो रही है तो उस कोलैप्स होने की वजह से बहुत सारे जितने भी उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी सब माइक्रोस्कोपिक वॉइड्स हैं, वॉइड्स का मतलब जो भी उसके ये लाइक वॉल्स वगैरह हैं बैक्टीरिया के अंदर के, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, ये सारा की सारा जो है सडनली कोलैप्स करेगा। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कंटेनर में से चला जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। तो ये कब होता है, जब स्टेरलाइज हो जाए। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, सोनिक साउंड वेव्स। ये फ्लूइड अप्लाई किया जाता है जिसके वजह से जो भी टेंसिल फॉर्म्स होते हैं वॉइड्स में होती हैं, तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुए होते हैं उस स्टेरलाइज करे हुए लिक्विड में जो भी होता है उस कंटेनर में वो निकल जाता है। अब इसके बाद आता है फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन। फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन इतना ज्यादा मैं कहूंगी इतना अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रीजन ये रहता है कि हर एक चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हवा हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह पे है, तो उसका थोड़ा सा मुझे कंट्रीब्यूशन कम लगता है फ्रैक्शनल का। तभी मैं बता देती हूँ बिकॉज इट्स ऑल्सो नोइंग द स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन प्रोसेस में अलग अलग चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो टेंडलाइजेशन होता है। टेंडलाइजेशन के बाद में इसमें हम कुछ मेथड यूज करते हैं मीडिया का, जिसके अंदर होता है एक टिपिकल जेलेटिन होता है या शुगर होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन क्या है। इसमें टेंडलाइजेशन एक प्रोसेस है, बिल्कुल सीधे लैंग्वेज में बताती हूँ। टेंडलाइजेशन एक मेथड है जिसके साथ में हमने यूज किया है मीडिया, और मीडिया के अंदर है कल्चर और शुगर। अब हम बात करिए कल्चर में आपका आता है क्या, कंटेनिंग, सॉरी नॉट सा कल्चर, इसके अंदर आता है जेलेटिन या फिर शुगर। टिपिकली इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए हमें आने वाले लगातार 3 दिन के लिए रखना होता है, इट इज फॉर सक्सेसिव 3 डेज। उसका क्या होता है, जैसे जैसे दिन का उसका एक्सपोजर होता है वैसे वैसे उसका किलिंग फेज स्टार्ट होता है। पहले दिन में उसने वेजिटेटिव पोर्स को किल किया, जो भी उसने आइडेंटिफाई किया। दूसरे दिन में उसमें जो बाकी के हैं वो खत्म कर देगा वो, और लास्ट दिन जो आपका तीसरा दिन है उसमें वो अगर कुछ जर्मिनेट भी करने की कोशिश हो रही होगी उसे भी किल कर देगा। लेकिन कभी कभी ये मेथड फेल हो जाती है, क्योंकि क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लीजिए। उसने स्पोर तो किल कर दी है, लेकिन वो कुछ थर्मोफिल्स को किल नहीं कर पाता, वो कुछ एनारोब्स को किल नहीं कर पाता। थर्मोफिल से आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। थर्मोफिल्स एक वो बैक्टीरिया का ग्रुप आप मान लीजिए जो बिल्कुल अडेप्टिव है, कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी उनकी सेल्स पे उनके कुछ भी हो, वो इसके टेम्परेचर को अडेप्टिव होते हैं अपने ऊपर लेने के लिए। उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती चाहे कितना भी टेम्परेचर हाई हो। तो वो कुछ थर्मोफिल्स पे अप्लाई होने में फेल रहता है, और एनारोब्स में। तो एनारोब्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो फिर भी रह लेते हैं।
तो इन 2 ग्रुप्स पे वो हावी नहीं हो पाता एंड बाकी का वो पूरा काम करता है। सो मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू फिजिकल एस्ट्रलाइजेशन के बारे में आपको बताने की कोशिश की है एंड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा मैंने टफ चीज़ें नहीं बताई हैं, बिकॉज स्पेशली ये जो टॉपिक है ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो अंडर ग्रेजुएशन में है अभी। उससे क्या होता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको पूरा टाइम निकल जाता है हिस्ट्री समझने में एंड उसके बाद में आप जानते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो जब ये प्रोसेस आता है ना स्टेरिलाइजेशन वगैरह, आपको मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक जरूर मिलेगा, तो आपको ये चीज़ पढ़ने में समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा सिंपल रखने में बिलीव करती हूँ। तो आई बिलीव कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। सो इफ यू like the topic, you understand the topic, then please click the button of like and please share my topic, please share my channel and please subscribe my channel if you not subscribed it yet. So meet you in the next video. Thank you so much.